बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर हल्का बंदियों की एक फहरिस्त है वो तो जारी कर दी है। इस पर हल्के से एतराज़ होने और उसके बाद मामला फहम हो चुका है, यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि कम अज़ कम 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब 8 फरवरी के इंतखाबात कितने काबिल कबूल होंगे, ये साफ़ और शफाफ होंगे और जो पाकिस्तान की आवाम है उसको कम अज़ कम साफ़ और शफाफ नज़र आएंगे नहीं आएंगे, ये बहसियत ख़ुद एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पिछले दिनों जो अफवाहें गर्दिश की जा रही थी, अफवाहें जानबूझकर रेस की गई थी इलेक्शन की 8 फरवरी के इनेकाद के हवाले से, कम अज़ कम वो ज़रूर दम तोड़ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ बरतानवी जरीदा जी गार्डियन, उनकी एक स्टोरी छपी है, हालांकि अभी इंतखाबात हुए नहीं हैं, और उनके कहने के मुताबिक ये जो हल्का बंदियाँ हैं ना पाकिस्तान में, जो इलेक्शन कमीशन ने की है, ये दरअसल नवाज शरीफ साहब के मफादात को मलहूज़े खातिर रखते हुए की गई है। यानी कहीं ना कहीं इन हल्का बंदियों की जो फहरिस्त है ना, नवाज शरीफ साहब को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसे मामलात में इंटरनेशनल मीडिया इतना कंसर्न शो कर रहा है और वो ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहा है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातें तो खैर कर रही हैं, ये बज़ाते ख़ुद इलेक्शन के उस साफ शफाफ वाले जो मराहल हैं जिनके दावे हैं, उसके ऊपर एक डेफिनेटली एक सवाल तो है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा जिसने इलेक्शन कंडक्ट करना है, इलेक्शन कमीशन, उनके ऊपर भी एक सवाल है। ये सवालात बहरहाल रेज़ होते रहेंगे, लेकिन इन सवालात को ख़त्म करने के लिए एक वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की आवाम को तसल्ली और तशफ़ी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर जहाँ एक तरफ इलेक्शन का मैदान सजता हुआ नज़र आ रहा था, वहीं जिस पार्टी के लिए सज रहा है यानी मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात है। कल दानियाल अजीज़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़े एक्सपर्ट तस्वुर किए जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मशहूर ज़माना बल्दियाती सेटअप था, जिसकी तायद करते हैं, सब उसको बहुत पसंद करते हैं, उसके ये रूह रवा थे। उन्होंने महंगाई का पूरा ज़िम्मेदार पीडीएम की हुकूमत मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के अंदर से उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ज़िम्मेदार एहसन इकबाल साहब को करार दिया। उन्होंने कहा अगर पार्टी फैसला करती तो ये बाकायदा तौर पर इनसे इस्तीफ़ा लिया जा सकता था, यानी इतनी ज़बरदस्त किस्म की जिम्मेदारी उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर डाली। उधर पार्लिमानी बोर्ड का जो 3 दिन पहले इजलास हुआ था विद इन मुस्लिम लीग नून के हल्के, वहाँ बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है कि उस पार्लिमानी बोर्ड का सरबराही ऐसे शख्स को बना दिया गया है जिसका पार्लिमानी सियासत से तो कोई ताल्लुक है, लेकिन पब्लिक के साथ, यानी कभी इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया नहीं। इसहाक डार साहब की बात हो रही है, उन्हें 35 रुकनी जो कमेटी है उसमें दीगर अफराद में जी मरियम औरंगज़ेब साहब शामिल हैं, इसहाक डार साहब और आबिद शेर अली के वाले चौधरी शेर अली, और ये दीगर वो अफराद हैं जिनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बताते खुद एक सवाल है कि इनका जो मेरिट है वो दरअसल क्या होगा। जहाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ाओं की बात हो रही है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी तहफ़्फ़ुज़ात दे रही है, लेकिन जिस नैब से नवाज शरीफ साहब क्लियर हो रहे हैं उस नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब। और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं नैब के इस इदारे से ये साबित हो गया नवाज शरीफ साहब के रिलीफ के बाद कि ये इदारा रहने के लायक नहीं है। तो मौजूदा नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी काफ़ी मुकदमात बनाए। फिर या ये मुकदमात भी गलत हैं या नवाज शरीफ साहब के माजी के मुकदमात गलत है, ये एक अहम तरीन सवाल होगा। और जब इस सारी सिचुएशन में हम पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे की ऑडियो वीडियोस पर पूरा प्राइम टाइम करती हुई नज़र आ रही हैं, बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, आलमी मंजरनामे में भारत का मकरू चेहरा जिसकी हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि दुनिया के सामने आए, अब कनाडा के बाद अमेरिका के ऊपर सामने आया है, उसका इस वक्त इम्प्रेशन क्या पड़ रहा है? क्या भारत इस बार बच पाएगा? क्योंकि अक़लियतों के साथ विद इन कंट्री तो ये सलूक अज़ल से भारत कर रहा था, लेकिन अब दूसरे ममालिक के अंदर ये अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया है, ये भी बड़ा अहम होगा। तो मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलो। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे खलील ताहिर सिंधु, और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ससी पलीजो साहबा बहुत अरसे बाद स्क्रीन पर अब नज़र आना शुरू हुई हैं, कुछ मसरूफियात थी, वो भी उनसे पूछेंगे कि क्या मामला और इस वक्त उनकी मसरूफियात क्या हैं, डेफिनेटली ये जानेंगे। तो सबसे पहले जी ज़रा प्रोग्राम की डिबेट को ज़रा खोल लेते हो। आरिफ चौधरी साहब, 2 मामला अभी माजी करीब में हुए, कल ही शुरू हुआ। सबसे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैनशिप वाला मामला है, बकौल इमरान खान साहब की उनकी बहन के अलीमा खान साहबा का, कि ये एक बहुत बड़ा शोशा था, एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो रहा था, जिसको इमरान खान साहब के इस एहसन फैसले से, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बना लिया गया है, वो तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। क्या ये बात इतनी ही आसान है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कोशिश हो रही थी और अब तक भी कोशिश हो रही है, आखिरी हद तक कोशिश है कि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को हेड ना कर सके, पीटीआई को, और फिर ये है कि उनका बल्ले का निशान उनसे ले लिया जाए, चूँकि वो निशान जो है वो उनके साथ इतना ज़्यादा मारूफ हो चुका है कि हर शहरी जो है, हर वोटर जो है उससे वाकिफ़ है। तो इसके लिए उन्हें हर तरह की तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ये तरीका जो था
ये भी मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था कि बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कहा गया कि आपके इंतखाबात इंट्रा पार्टी जो है वो दुरुस्त नहीं है, और कोई चैलेंज ही नहीं किया गया, ना क्वेश्चन किया गया। ये इसी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बना के इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले से ये कोशिश कर रहा है कि ये इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये बहुत आसान फैसला किया गया। एक यानी चंद घंटे पहले मैंने एक इंटरव्यू उस दिन दिया, तो जब वो बात हो रही थी कि जी फला फला जो है वो आना चाहते हैं, तो मैंने बैरिस्टर साहब का गौहर का नाम लिया। मैंने कहा कि मेरे नज़दीक वो बेहतरीन चॉइस होंगे, चूँकि एक प्रोफेशनल लॉयर है और बुनियादी तौर पर ऑनेस्ट आदमी, इंटेग्रिटी वाले शख्स है, फिर इतने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, यानी उनकी जो इंटेग्रिटी है वो टेस्टेड और नोन है। और इस तरह के शख्स का सिम्बॉलिकली चेयरमैन के तौर पर होना कम अज़ कम बल्ले का निशान बचाने का बायस बन सकता है। ये अलग बात है कि अभी भी ये जो कुछ हो रही है, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कमिश्नर वहाँ का पेशावर का कि भाई आप हमें वो जो दें अपना इसके लिए, यानी आप जो इंतज़ाम करना है सिक्योरिटी वगैरह का, वो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो आप बाकी भी आप पता चलेगा, इलेक्शन कमीशन भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे टिल्ट हालत में नजर आ रही है कि 350 जमातें हैं इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इनरोल हैं, लेकिन बल्ले के निशान को स्पेसिफाई किया जा रहा है। किसी और जमात को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपका इंट्रा पार्टी का इलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, या किसी को ऐसा थ्रेट नहीं है उसके इंतखाबी निशान का। ये ऐसा ही है। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि वो इतना गैर जानबदार होता कि उस पर कोई उंगली ना उठा सकता, लेकिन मामला इलेक्शन कमीशन का अपना अकेले नहीं है, क्योंकि जो कुव्वतें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रही हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सके कि किसे उन्होंने हुकूमत देनी है। उन्होंने अपने तौर पर एक शख्स को पिक किया है और एक पार्टी को पिक किया है, और उसकी तमाम पिछले गुनाह माफ़ करके उसे वो आगे लाना चाहते हैं। और वो गुनाह भी आप देख रहे हैं कि किस तरह तेज़ी से माफ़ हो रहे हैं और किस तरह अदालतों के फैसले आ रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अगर ये पूरी दुनिया में अगर ये तासर हो कि ये इलेक्शन जो है ये प्री पोल डिगिंग हो रही है, मैनेज्ड और मैन्यूवर्ड इलेक्शन है, किसी शख्स को बिठाने के लिए, ताजपोशी के लिए सारे का सारा इंतजाम किया जा रहा है, आवाम से उनका मैंडेट ले लिया गया है, तो इसके वो नतायज जो हम चाहते हैं वो तो नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, मैं इसी टेक्निकल रीजन को ना आगे ले आते हैं। ना पाकिस्तान के अंदर इतना लोगों को बेबस किया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो थोड़ी बहुत सोच रखता है या ज़मीर की आवाज़ रखता है, उसे ये बात चाहे उसका इस पार्टी से, पीटीआई से कोई ताल्लुक ना हो, वोटर वो इसका हो या ना हो, लेकिन ये बात उसे तकलीफ दे रही है कि भी मुझे क्यों महरूम किया जा रहा है। ठीक, शशि पलीजा साहबा, आप लोगों का भी यही यकीन है कि महज सिर्फ गुमान है कि वाकई एक शख्स के लिए ये सारी बिसात बिछाई गई है, और गुमान भी यही चल रहा है मार्केट में। इलेक्शन कमीशन ऊपर से आज गार्डियन की स्टोरी भी आ चुकी है कि नई हल्का बंदियां भी बाकायदा तौर पर इस तरीके से बनाई गई हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस सिलसिले में कोई फायदा हो जाए। और ये इलेक्शन कमीशन भी इस सिलसिले में, ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है, गार्डियन अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, उससे पहले ये सवालात उठ रहे हैं। तो आप लोगों का भी यही मानना है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, इलेक्शन कमीशन ने एक तो थोड़ा उजलत में आदमशुमारी के हवाले से देखें कि सारे सूबों को शिकायतें रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है जहां एक तरफ एमपीएम को खुश किया है, दूसरी तरफ उन्होंने छोटे सूबों की शिकायत को नहीं सुना। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बस सीसीआई में आप बैठे हैं, मंजूरी दी, हालांकि 2 निगरान उसमें वज़ीर-ए-आला बैठे थे जो आइन के मुताबिक उस पर सिग्नेटरी भी नहीं हो सकते, और दूसरे भी गैर मुतल्लिका शख्स थे वहाँ। अब ये चीज खुद कंट्रोवर्शियल है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, हदबंदियों के हवाले से हमारे जो भी पंजाब के साथी हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं ये बता रहे हैं कि उस जिस तरीके से डील किया जा रहा है उसमें कई खामियां हैं और कई मसाइल हैं। एक्ट के तहत या जो प्रोविजंस हैं उस तहत जो है उसमें बड़े लूपहोल है, उस मुताबिक वो नहीं जा रही है, तो खदशा तो जाहिर बात उठते हैं। यहाँ सिंध में ही देख लें कि मैं अपने जिले की मिसाल दूं कि एमक्यूएम की एक सीट बढ़ाने के लिए मेरे ठट्टा की साइली पट्टी की पूरी एक सीट जो है वो गायब कर दी गई है। यानी हमारी नुमाइंदगी जो हम डेल्टा की साइली पट्टी की, जहाँ भूख है, प्यास है और सी इंट्रूजन है, अजाब है, तो ये मिसाल तो मैं सिर्फ अपनी दे रही हूँ। जो सिंध की 4 सीट कम हुई है
सिंधी जो आबादी की रूरल यानी एरिया, सिंध की हद तक आप गार्डियन की स्टोरी को इंडोर्स कर रही हैं कि हल्का बंदियां जानबूझ के किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। उसमें थोड़ी मैनिपुलेशन, टेम्परिंग थोड़ी नजर आती है कि एक किसी को खुश करने के लिए कुछ चीजें जो है इससे हुई हैं, यानी पूरे हल्के ही गायब कर दिए गए हैं। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रही, यहाँ आप देखें कि पिटीशन से लोग गए हैं, अब वो रद्द हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि भाई डोमेन हमारा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बनाई है तो डोमेन कैसे नहीं है। लेकिन बहरहाल ये शिकायतें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। शिकायतें आती हैं जब भी हल्का नई डिलिमिटेशन होती है, लेकिन चूंकि ये आदमशुमारी मुख्तसर अरसे में एक मरतबा फिर हुई है और डिजिटल आदमशुमारी के हवाले से बहुत सारे खदशात थे, चूंकि उसमें जो एक रिक्वायर्ड एक जो प्रोसीजर था उस पर अमल नहीं किया गया था। जो टैबलेट्स थी वो तो दूर दराज एरियाज में उन्होंने काम ही नहीं किया, चीजें डिलीट होती गई। जो असल आदाद शुमार थे वो उस तरह आए ही नहीं। आप बलूचिस्तान से पूछ ले, जिनसे पूछ ले, तो ये तो पहला तो अच्छा शशि साहबा, जब इतने ज्यादा रिजर्वेशन है तो फिर बिलावल साहब नौजवानों को कन्विंस कैसे करेंगे? सिर्फ शोबाज लीग कह के, महंगाई लीग कह के वो कन्विंस हो जाएंगे? क्योंकि माजी में हमने इससे सख्त सख्त अल्फाज सुने हुए हैं। नहीं, देखें, महंगा चेयरमैन साहब जो है वो बड़ी नजर है उनकी, बर्दाश्त भी हमें बहुत ज्यादा है। हम शख्सी बुनियादों पे इख्तलाफ को हवा नहीं देना चाहते। चेयरमैन बिलावल साहब ने जबरदस्त स्पीच की। उन्होंने एक सारे एक तो इकाइयों को साथ लेने की बात की और पंजाब की भी बात की, उनके लोगों की भी बात की, गिलगित बल्तिस्तान तक की बात की। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो असल हमारी जो अपोजिशन है, जो झगड़ा है, जो कोशिश और काविश है, वो महंगाई के खिलाफ है, गुर्बत के खिलाफ है। उसमें जो और इश्यूज हमारे मुआशी हैं जो पाकिस्तान के लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। कोई भी बंदा अपने 2 बच्चों को भी 3 वक्त की रोटी नहीं दे सक रहा है, इश्यूज तो है ना। तो उस हवाले से चेयरमैन साहब ने कहा कि इसके हवाले से पुरअमन एक जदोजहद पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर हम बिल्कुल जारी रखना चाहते हैं, ताकि और जिसमें रियासत के हक में जो भी अच्छी चीजें हैं इसको हमने हमेशा सपोर्ट किया है, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है। और हम उसके हवाले से अभी भी आपने देखा हमारे जो भी मसाइल हैं, हमारी जो कुर्बानियां, उसको भी हम दरगुजर करके पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की के हवाले से, चाहे खारिजी ये सारी चार्जशीट ना नून लीग के ऊपर। तो खलील ताहिर साहब, कुछ छुप के खेलें यार। इलेक्शन कमीशन भी आपकी मर्जी से हल्का बंदियां कर रहा है, प्रोटोकॉल भी बड़े ज़बरदस्त इंजॉय हो रहे हैं, निगरान हुकूमत भी आपको फैसिलिटेट कर रही है, और अब कोई ऐसा मसला भी नहीं है। बाकायदा तौर पर अदालतों से रिलीफ भी ज़बरदस्त मिल रहा है। कल आपका एवन फील्ड से मिला, अल अजीज़िया की भी तारीख आ गई है। और थोड़ा सा छुप छुपा के करें, इतना खुल्लम खुल्ला क्यों कर रहे हैं? देखिए सलमान हैदर साहब, सबसे पहले मैं अपनी बहन शशि कलिंजो का जवाब देना चाहता हूँ कि इनके चीफ मिनिस्टर जो थे, जब सेंसस की बात हुई थी तो ही वाज सिटिंग इन द मीटिंग। चारों सूबों के जो लोग थे वो बैठे हुए थे, और इनके जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने उस बात पे बाकायदा उनके दस्तखत मौजूद है कि ये मर्दमशुमारी भी की जाए और हल्का बंदियां भी की जाए। लिहाजा इस बात से दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भर में दरखास्तें गई हैं, पाकिस्तान भर से इलेक्शन कमीशन को। हमारी तरफ से भी बहुत रिजर्वेशन थी, हमने भी दरखास्तें दी हैं। ज़ाहिर है जो हल्के बनाते हैं बाज़-औक़ात उनको नहीं पता होता या कोई चीज़ों का नहीं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो चारों सूबों से एक उसमें मेंबर होता है और उसको पता होता है कि सिंध वाला जो मेंबर है उसको भी पता है। नंबर 2, आरिफ साहब, तारिक चौधरी साहब मेरे इंतहाई काबिल सद-ए-एहतराम है, उस्तादों की तरह है बिल्कुल 100%, और बहुत सीखते हैं हम इनसे, और फौजदारी के बाहर और मेरे साथ इनके फैमिली टर्म्स हैं। लेकिन मैं बड़े इंतहाई अदब के साथ इख्तलाफ कर रहा हूँ कि मैं इमरान खान को इस बात के लिए इजाजत दे दीजिए, उसकी जो बात को कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वो 9 मई के वाक़ये को जब एमएम आलम का मुजस्मा उठा के फेंका जा रहा था, जब जनरल शेर खान का कर्नल का मुजस्मा उठा के फेंका जा रहा था, जब पूरे नौजवानों को इसलिए किया था इनकलाब के नौजवानों को फौज के अदारों के साथ लड़ा दिया जाए, इस बात पर किसी को इलेक्शन। हाँ, पीटीआई में बहुत अच्छे लोग हैं, गौहर साहब है, जिस तरह उन्होंने नाम दिया, गौहर नफीस जो मिनिस्टर साहब है, और बहुत अच्छे लोग हैं, अली जफर साहब हैं, और जितने भी हैं उनसे मुज़ाकरत भी होंगे, सारा कुछ होंगे, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, निशान भी होगा। लेकिन ये इस वास्ते मैं इमरान खान को नहीं इजाजत दी जा सकती, या उसके जो साथी जेल में है। सर अब हर जलसे में पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी तो लग रहे हैं ना, आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे भी तो लग रहे हैं ना। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स में हो रहा है। केपीके में जितने भी इस वक्त हुए हैं, जिसको शेर अफजल साहब कर रहे हैं, अब तो वही कर रहे हैं। ये और क्या होता है? उन्हीं को यजीद और कहा जाता है मीर जाफर और मीर सादक, और शाम को ऐवान सदर में अलवी साहब उन्हीं की मीटिंग करवाते हैं इमरान खान। सर पिछलों को तो आपने भी बहुत कुछ कहा था, ये तजाद है। पिछलों को तो आपने भी बहुत कुछ कहा था।
हम मानते सलमान हैदर साहब, लेकिन इंडिविजुअल्स की बात हुई थी, पूरे अदारे की बात नहीं कभी की किसी ने। ठीक। ना पीपल्स पार्टी ने, बीबी शहीद हुई है, बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तान भर का, पूरी दुनिया का। लेकिन कभी भी जरदारी साहब ने, मैं ये नहीं कि मेरे इनके साथ कोई और कोई हमारा कोई अपने समय को तो हाथ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। बेशक मैं नून से हूँ, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की। ना मियां नवाज शरीफ ने कभी ऐसी बात की है। मियां नवाज शरीफ खुशहाली का पैगंबर है। और आप देखिए दूसरा जो आरिफ साहब ने कहा फिर अदब के साथ ही, कि कौन सी एविडेंस थी जो अपील होती है। मैं भी फौजदारी वकील हूं, छोटा सा, एक कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल होता है, उसमें आप कौन सी वो नई एविडेंस पेश कर सकते हैं इस स्टेज पे। जब एक ट्रायल हो गया, उसमें उन्होंने क्या आपको जो फंडामेंटल काम थे नैब ने किए, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रेफरेंस बनाया नहीं कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है परसों। तो आप ठीक इससे है। आगे आप जा देखिए, वो जो 5 जज थे उन्होंने मोहतरम जज साहबान इंतहाई काबिल साथ कराम, क्योंकि मैं भी वकील हूँ। आई विल बी द लास्ट पर्सन जो मैं कोई कंटेम्प्ट को कभी भी नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये सारा हुआ है। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आरिफ चौधरी साहब आपसे बात करनी है, और डेफिनेटली ये सवाल रेज कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के केसेस बड़ी स्पीड से ना सिर्फ उनकी सजाएं माफ़ होती भी नज़र आ रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं दरखास्तें जो नैब ने माजी में बड़ी शद्दोमत के साथ दी थी, लेकिन अब इतनी आसानी से वापस ले रही हैं जैसे लग रहा है या नैब उस वक्त की गलत थी या नैब में आज कोई फॉल्ट आ गया है। बहरहाल इस पर हम डिबेट करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि नैब के इन फैसलों के बाद जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं, साबित हो गया कि नैब ने बाकायदा तौर पर ये एक ऐसा इदारा है जिसको अब बंद हो जाना चाहिए। यानी माजी का नैब बुरा था, तो इसका क्या मतलब है? वो इमरान खान साहब को भी क्लीन चिट दे रहे हैं अगर हालिया नैब बुरा नहीं है, क्योंकि वो इदारा बंद करने की बात कर रहे हैं। ये एक तो सवाल। दूसरा ये कि अब अल अजीज़िया वाला मामला है और उसकी डेट आ चुकी है 7 दिसंबर, यहाँ भी सज़ा के खिलाफ है, तो इतना ही आसान होगा यहाँ सज़ा खत्म होना कि इसमें कुछ है ऐसी चीज़? देखिए, ये सारा कुछ मैनेज्ड है, मैन्योवर्ड है, तैयार शुदा मंसूबे के मुताबिक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नैब का इदारा जो है उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। मुझे जो कहना है वो ये है कि ये सारा अमल कैसे हो रहा है। यानी चीज़ें अगर इस तरह ना नज़र आ रही होती, नैब का इदारा जो है, जो सारी कार्रवाई इस वक्त जितना जोर है वो उसने लगाया हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, और इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें बड़ी सूरत के साथ यानी वो अंजाम पजीर हो रही हैं। एक तरफ आप क्लीन चिट फौरी तौर पर दे रहे हैं। आप ज़रा देखें, मैं अदालतों के बारे में और तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ज़रा देख रहे हैं कि केसेस लग कैसे रहे हैं। यानी यूँ लगता है, और वह कैसे तशरीफ़ लाए। दुनिया भर में ऐसा ना कभी हुआ, ना सुना गया, और ना ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई अदालती नज़ीर मिलती है जिस तरह की चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि वहाँ उनके आना और आने के साथ, आने से पहले चिट मिलना क्लियर कि जी आप तशरीफ़ लें, और उसके मुताबिक एक ख़ास बेंच में लगना। और फिर आज देखें क्या हो रहा है कि वो एक तरफ जज जुल्करनैन साहब कह रहे हैं कि जी मुझे अदालत का हुक्म है, हाई कोर्ट का जी, कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करें। दूसरी तरफ वो हुक्म जो अदालत का है उसे वो बिल्कुल भूल रहे हैं कि जिसमें अदालत ने ये कहा था कि जो जेल के अंदर ट्रायल है उसको हम कलअदम करार देते हैं, आपको नए सिरे से शुरू होना होगा, करना होगा, और जेल के अंदर नहीं, ये ओपन ट्रायल होगा, जेल से बाहर होगा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगा। किसी हुक्म पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यानी अदालतें जो है वो भी अपने तौर पर कहीं बेबस नज़र आती हैं, तो कहीं वो खुद उसी लाइन में नज़र आती हैं जो लाइन बना दी गई है यानी इमरान खान को फारिग करने के लिए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए। अब इस सारे अमल में जो कुछ हो रहा है वो तेज़ी से हमारा इंसाफ का निज़ाम इतना बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक मजाक बन गए हैं। दुनिया का कोई मुल्क जो है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर यही काम इस तरह आप इन्होंने करना था तो फिर क्या ज़रूरत थी सीधा सीधा ये सारा का सारा ड्रामा करने की, इतना वक्त ज़ाया करने की। यानी एक शख्स को, और वो वैसे तो मैं जो कहने वाला था वो खुद ही कर रहे हैं, यानी उस शख्स को आप सजा देने की कोशिश कर रहे हैं जिस शख्स के 3.5 साल की हुकूमत है, और उस 3.5 साल के अंदर इस तरह की सूरत हाल भी आई कि जब कोविड का इतना अरसा गुजरा, इसके बावजूद जो सारे इंडिकेटर्स थे वो पॉजिटिव थे। मगर और आरिफ साहब ये तो तय हो गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दुनिया के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। उसी तरह बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो तो कहते हैं ना जी, इसमें एक शेर है कि नंगियां तलियां उत्ते ततिये रेते हस, कूंजा वस कुरलावना मी कादर दे वस। अब एक तरफ ये कूंजे हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं
जिनसे उनका राइट ऑफ वोट लिया जा अच्छा, रहा है। शशि बलीजा साहबा, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में इतना तो पता चल गया कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। अब ये हल्का बंदी वाली कदगन थी, ये भी खैर इस पे बहुत ज्यादा सवाल का निशान है, लेकिन अब इतना पता चल गया, इस इंतखाबात को काबिल कबूल कैसे बनाया जा सके? आप मुतमईन हैं, खुश हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हो रहा है या उनके कारकुनों के साथ हो रहा है, जिस तरह उनको इवन कॉर्नर मीटिंग्स तक करने की इजाजत नहीं है? आप समझते हैं कि इस तरीके से इस माहौल में जो इंतखाबात हैं वो काबिल कबूल होंगे लोगों को? हमारी इम्कान कोशिश है कि कम से कम ये इलेक्शन उस पर कोई भी सवालिया निशान न हो। पाकिस्तान इस वक्त मुस्तक़बिल नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे इलेक्शन हो, चले पार्लियामेंट चले, अपना काम करे, सारे इदारे अपना काम करें, हमारे चाहे वो दफाई इदारे हों, हमारे मुआशी इदारे हों, हमारी पार्लियामेंट हो, उससे जो है एग्जीक्यूटिव के हवाले से जो भी चीज़ें जुडिशरी हो वो थोड़ा सा सांस लेकर इजीली, ताकि हम दुनिया को भी फेस कर सके, इंटरनल माहौल में भी कुछ तब्दीली, कुछ अच्छाई लेकर आए। लेकिन उसके लिए बिल्कुल आपने सही और वजह फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए स्टैंडर्ड्स और रूल्स बराबर होने चाहिए। गेम्स के जो है ना रूल्स वो अगर बराबर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में सवालिया निशान कहीं ना कहीं लगेगा, फिर वो सारा 5 साल चलती रहेगी बात। 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। एक बात और भी कहूँगी, इलेक्शन कमीशन में हमारा अपना है, हम चाहते हैं इस पर एतमाद हो। तभी असफर जरदारी साहब ने कहा कि मैं एतमाद करना चाहता हूँ, मुझे मेरा एतमाद है उस पर, हम भी करना चाहते हैं। और अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हम रद्द करते, नहीं, यही इदारे हैं जो बेहतरी भी ला सकते हैं, उस कुछ अच्छे फैसले भी होते हैं, लेकिन और भी ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन ये चूंकि एक ताकत के मंबा नहीं सही, लेकिन आपके डिसाइसिव पोजीशन में चीजों को लाने में ये इदारे अहमियत के हामिल हैं, तो उनको फेयर प्ले करना होगा, ट्रांसपेरेंट रहना होगा। अच्छा शशि बलीजा साहबा, हमने एक खास किस्म का वो भी देखा कि चेंज आया बिलावल भुट्टो साहब के स्टांस में, जो स्पेशली कोयटा के अंदर उन्होंने जो तकरीर की उसमें इस बार उन्होंने बुजुर्गों को हिट नहीं किया कि किसी बुजुर्ग ने समझा दिया। अगर समझा दिया तो कौन है वो बुजुर्ग? देखिए, अब बुजुर्ग जो रहे हैं हुकूमतों में रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स वो जो है उस पोजीशन में रहे हैं, तो मेरे ख्याल हमारे लिए तो सब काबिले इज्जत है नेचुरली, चाहे हमारी पार्टी के हों बुजुर्ग या दूसरी पार्टी के हों। हम तो सबको एहतराम की नज़र से रखते हैं, देखते हैं, चूँकि हमने उनके साथ काम भी किया, हरीफ तो रहे हैं हम, लेकिन जब हमारी मोहतरमा ने COD साइन किया तो हमने सारे गिले शिकवे भुलाए और कई मरतबा हम साथ ही रहे हैं। मुख्तलिफ पॉइंट से हमारी इक्वेशन रही है, चाहे उनका मैनिफेस्टो अलग है, हमारा अलग है। मैं समझती हूँ कि सेंसिबल तरीके से अगर बढ़ा जाए, ठीक है, एक दूसरे की अपोजिशन करना कोई बुरी बात नहीं है, क्रिटिसाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगी, सिर्फ एक पार्टी के लिए मैदान सजाया जाए, उसके लिए वो चीजें। शशि साहब, बिलावल साहब को किसने कायल किया है? किन बुजुर्गों ने कायल किया कि आपने बुजुर्गों की बात नहीं करनी, अगली बारी फिर जरदारी की बात करनी है? किन्होंने कायल किया है? न करें वो जी, अगली बारी फिर जरदारी बिल्कुल बात करनी चाहिए, हम सबको बात करनी चाहिए। अगर सीपेक को देख लें, अगर हम गैस पाइपलाइन को देख लें, अगर सारे आइन को जो है अमृत से साफ शफाफ करने की बात हो, 5 साल पहली दफा टेन्योर सिविलियन किसी हुकूमत की पूरे करने की बात हो, मुश्किल तरीन हालात में भी जुडिशरी का एहतराम, हम वो कहीं भागी नहीं, उन्होंने 14 साल जेल काटी है, फिर भी सबको लेकर चले, यूनानिमसली उन्होंने लेजिस्लेशन की है। ये बड़ी बातें हैं, बड़ी अपने इदारों का एहतराम किया है उन्होंने, चाहे अस्करी वो हो या हमारे सिविलियन हो या जुडिशरी हो, हम भागे नहीं, हमने हमले नहीं किए। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस ऑब्वियसली बिटवीन कि हम में और दूसरों में। ये है, हम शहीदों की पार्टी है, वो शहीदों के वारिस है, क्यों ना बात करें? हम भी बात करेंगे कि अगली बारी फिर जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जरदारी है, ठीक है। लेकिन ये सब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड में होता हो तो ज्यादा मजेदार हो, सारी जमातों को भी उतना ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जी खलील भाई, जरा आप थोड़ा बता दें कि विद इन मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है, और हमारी कुछ बात भी, लेकिन उनसे वादा है कि उनका नाम नहीं लेंगे, कि 3 दिन पहले जो पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास बना है, वो जो एक ग्रुप बना है, 35 रुकनी कमेटी बनी है, उसके अंदर ज़्यादातर वो अफराद हैं जिनका ताल्लुक या तो शरीफ ख़ानदान से है, या वो अफराद हैं जिन्होंने कभी असम्बली में इलेक्ट होके भी नहीं आए। और अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की सियासी जमातों को। एक जेल के अंदर बैठा है, वो कह रहा नहीं, मैंने अपनी पार्टी की या अपनी फैमिली के किसी बंदे को चेयरमैन नहीं लगाना, और यहाँ पूरे का पूरा बोर्ड ही फैमिली है।
ये कैसे? मैं इस्हाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज साहबा की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहबा की बात कर रहा हूँ। ये रिजर्वेशन तो हैं, ये तो अपनी मर्जी से टिकटें देंगे, इसका मतलब है। सलमान हैदर साहब, उसमें से 35 लोगों में से 31 लोग वो हैं जो हर दफा इलेक्शन लड़के आते हैं। 4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनमें एक रिजर्व सीट पे थी मरियम औरंगजेब बहन, और इस्हाक डार साहब जो थे वो अपना सेनेटर थे, बोर्ड के सरबराह हैं वो। देखिए जरदारी साहब ने भी परसों फरमाया अहमद मीर के इंटरव्यू में कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, और बिल्कुल उन्होंने बाकी ये तक कहा कि पंजाब के लोगों को नहीं पता, वो जो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं मकसद चंद साहब का उन्होंने नाम लिया, 2 दिन पहले तो उनके बेटे को भी नहीं पता था। परवेज इलाही साहब जब कल पेशी पे आए, जो आजकल इनके हैं जमात के सदर, उन्होंने भी कहा कि नहीं इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गया, आज भी उन्होंने फरमाया। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आज तरीके को जिसको भी तोहमत मिलती है, मुस्लिम लीग नून को मिलती है, पीपल्स पार्टी को मिलती है, या किसी और पार्टी को मिलती है, उसको मौका दिया जाए और डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। इसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है इलेक्शन के अलावा। अच्छा, अभी हमने कल देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक ख़त भी लिखा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको इस पर इंटरवीन करना चाहिए। इसके अलावा पार्टी में जो सलूक हो रहा है और जिस तरीके से मामलात इस वक्त चल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा। तो आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस को इस पर नोटिस लेना चाहिए? मुझसे ज़्यादा आरिफ चौधरी साहब इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हमारे बहुत कॉम्पिटेंट लायर हैं। इस तरह से डायरेक्ट चीफ जस्टिस नोटिस ले ही नहीं सकता। अब जब से काजी फाइज ईसा साहब आए, वहाँ पे एक कमेटी बन गई है और 3 जजेस मिलकर बैठ के, या 4 जो भी 3 है जो भी, वो फैसला करेंगे। और ये खत पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार देखेगा, उसके बाद वो 3 लोगों को भेजा जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट खत नहीं लिखे जाते। ये तो वैसे ही होगा ना जैसे उन्होंने पहले काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया था, अब खत लिखने शुरू कर दिया मोहब्बत भरे। ऐसे नहीं होता। ये वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का। ये बहुत रेगुलर चूंकि प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आरिफ चौधरी साहब, इनको पता कि ये रजिस्ट्रार और ये भी जो 3 लोग जजों का आपस में एक क्लब बना है, उसके बाद ये खत जो है इसकी को बात बनेगी या नहीं बनती, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो खत लिखा गया, और इनको किसी अच्छे वकील से, आरिफ चौधरी साहब जैसे वकील से मशवरा लेना चाहिए। एज अ सियासी वर्कर बता दें, आप समझते हैं कि इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इजाज़त नहीं है जो मुस्लिम लीग नून को है, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए? स्वाय 9 मई के वो अफराद उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाए, स्वाय उनके। जी सलमान हैदर साहब, 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं, उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा है जिस वाक़े में मुलव्वस नहीं है, उन सबको इलेक्शन में, सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा आरिफ चौधरी साहब आखिर में आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। कल मैं भी 2-3 प्रोग्राम में एज आ गेस्ट मुझे बुलाया गया था, तो मुझसे बेशतर यही सवाल किया गया कि, या मैंने देखा प्रोग्राम के अंदर डिस्कस ये सब चीज़ें हो रही थी कि ये देख रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अपकमिंग इलेक्शन में ज़्यादातर टिकटें वकला को देने का सोच रही है, जिसमें हमने सलमान अकरम राजा भी इस सिलसिले में नोटिंग कर चुके हैं। शायद आप तक भी कोई राब्ताकार पहुंचा होगा, जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट देना चाहते हैं। अगर एक बड़ी सियासी जमात के ज़्यादातर वकील ही, क्योंकि या तो कुछ वफादारियाँ चेंज कर चुके हैं या अंडरग्राउंड है, उनका इलेक्शन लड़ना इतना आसान तो नहीं होगा, ये कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है, ये इस सूरत हाल को सामने रखते हुए किया गया है कि जो जितने भी लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और जिनका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ था, उन सब को या तो रूपोश कर दिया गया है या वो खौफ के मारे रूपोश हो गए हैं, और बाकी जो हैं वो जेलों में पड़े हैं। 10,000 के करीब मुख्तलिफ यानी अदाद शुमार बता रहे हैं कि वो जेलों में हैं, और जिसका भी नाम आता है उसको फौरी पकड़ लिया जाता है और उसको ऊपर तशद्दुद किया जाता है। यहाँ तक कि लोग अपनी इज्जतें तक जो है वो घर से बाहर नीलाम करने पर तैयार हो गए हैं कि अब जिस तरह यानी पाकपतन का वो केस आया है मानेका साहब का, कि कोई इस तरह अपनी बेटियों की माँ को, बच्चों की माँ को इस तरह रुसवा नहीं करता। लेकिन ये कि वो खौफ और जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है उसमें कोई शख्स कुछ भी कहने के लिए तैयार है। और हमने सब देखा कि हमारी आंखों के सामने जो कुछ जर्नलिस्टों के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जिस तरह अरशद शरीफ के साथ हुआ, या रोज़ हो रहा है। इस वजह से ये देखते हुए इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला जो किया, वो मैं तो ये चूँकि पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, मेरा तो काम हमेशा से बाहर की हद तक मेरी सियासत रही है, इससे ज़्यादा ना मुझे कोई इंटरेस्ट है ना मैं इसमें इलेक्शन में किसी में आने। लेकिन जो लोग एक्टिव हैं उनके बारे में वो सोच रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, और उससे फ़ायदा ये होगा कि कम अज़ कम, चूँकि ये एक कम्युनिटी है, एक तो वकील जो है वो वैसे भी कानून से वाकिफ़ होते हैं, और कल को आइन साजी या कानून साजी करने का जब वक्त आएगा तो पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक है।
यानी मौजूदा हालात में ये है कि वकील कानून साज होते हैं और माजी की अगर कुछ बेवकूफ़ियाँ हुई हैं तो इस बार ये वकला जो फर्टर्निटी है शायद वो ना करे, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर समझती है कि उनको टिकट दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे हमारे मेहमानान, जिसमें आरिफ चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शशि पलीजो। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, सीनियर तजियाकार है, और उनसे हमने खास मौजू पर बात करनी है कि जब भारत का जो मकरू चेहरा है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आया है, अब सुपर पावर्स के, जी हाँ, उनकी टेरिटरी के अंदर भी एक सर्टन दहशतगर्दी कर रहा है और पूरे सबूत भी सामने मौजूद हैं। इस मौके पर भारत तनहा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में ब्रिगेडियर वकार हसन, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कुलभूषण की शक्ल में बताया भारत का असल चेहरा। इसी तरह टीटीपी के पीछे भारत की जितनी सपोर्ट है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज रन हो रही हैं और इसके अलावा दीगर ममालिक में भी, लेकिन अब तो हमने जिनसे शिकायत कर रहे थे वो खुद शिकायत करिंदा हैं। कनाडा वाला देख लिया, अब ये गुरपतवंत सिंह का जो एक पूरा प्लांट है उनको मारने के हवाले से, ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। तो आप समझते हैं कि भारत की रियासत इसके अंदर इन्वॉल्व है? जी, आई थिंक पाकिस्तान और इवन साउथ एशियन ममालिक, श्रीलंका ने भी शोर मचाया था जब तमिल टाइगर्स वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और उनमें रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। पर कुलभूषण का जैसा आपने मेंशन किया, उसके अलावा आई थिंक देयर आर 101 एग्जांपल्स जहाँ पाकिस्तान में इंडिया ने टेररिज्म कराया है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यादा इस पर कहा नहीं था, बिकॉज उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे और भारत को कॉन्फिडेंस आया अभी कि जी अगर वो पाकिस्तान के साथ कर सकता है तो और साउथ एशिया देन दे कैन डू इट इंटरनेशनली, और जो भी डिसीडेंट है उसको मरवा भी। और बड़ा ओपन, इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ओपन कॉल करते हैं और उसमें आपने कनाडा में देखा हरदीप सिंह नज्जर का है, फिर अवतार सिंह खंडा का यूके में है, और अभी वो पतवंत सिंह पन्नू के अगेंस्ट एक साजिश पकड़ी की अमेरिका में। आई थिंक ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि फर्स्ट टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड को भी एहसास हुआ है कि भाई इधर घर में आके हमारे शेयरिंग अगर मारेगा तो दे आर आंसरेबल टू द पीपल, और उसमें बड़ी हाई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। फिर एक डायस्पोरा बड़ा कंट्रीब्यूट करता है वेस्ट को। तो अगर इस तरीके से भारत हाई हैंडेडनेस करता है तो आई थिंक इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी स्टेट इन्वॉल्वमेंट इस तरह है कि अगर कनाडा में इंडिया की एम्बेसी इन्वॉल्व है, सागर है, अभी एम्बेसी से इनका ऑपरेट कर रहा था, तो इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व होगी। और अगर रॉ इन्वॉल्व थी तो इसका तो एनएसए का ऑफिस है दोवल का, और दोनों इन्वॉल्व है। इसका मोदी साहब की तरफ से ऑर्डर। इसी तरीके से तीसरा आई थिंक बड़ी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो मिलिट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और वो है जो कतर में हुआ जहाँ 8 नेवल ऑफिसर्स को, एक्स नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। इसका मतलब है कि स्टेट लेवल पे 3 बड़ी वजारतें इन्वॉल्व हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 वजारतें होती हैं किसी भी मुल्क की। सो आई थिंक उस लिहाज से ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। दैट्स व्हाई अगर आप रिपोर्ट देखें FBI की आई है, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, बेसिकली FBI रन करती है सारी इन्वेस्टिगेशन, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है एंड क्लेम्स टू बी फ्रॉम इंटेलिजेंस। उन्होंने नाम लिया, मिली रिसर्च एनालिसिस विंग 4 लेयर में काम करता है, जिसमें पीछे लेट्स से उनका डेस्क ऑफिसर है, देन देयर बी अ बिजनेसमैन, फिर एक कोई नार्को होगा, और आगे फिर उनका डेथ स्क्वाड वाला। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चीजें नजर आई हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस हवाले से ये मामला कितने सेंसिटिव हैं कि भारत अकलियतों के साथ जो सलूक, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी मुसलमानों के साथ जो कर रहा था विद इन कंट्री, अब वही सलूक यानी वही हमले, वही अटैक यानी ज़िंदगी तंग दूसरे ममालिक के अंदर कर रहा है। तो सिर्फ कंट्री टू कंट्री बेहतरीन ताल्लुकात की बिना पर यह मामला दब जाएगा कि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, और आपको लग रहा है कि दुनिया इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक स्टांस लेगी भारत के खिलाफ? इसमें आई थिंक यू आर राइट कि पहले ये था कि भारत को पब्लिकली कंडेम नहीं किया गया था या हाईलाइट नहीं किया। अभी आपने देखा जस्टिन ट्रूडो आए, फिर डिसाइड हुआ 5 आइज में 5 ममालिक हैं जो एंग्लोफोन है, लाइक यू हैव यूएस, कनाडा, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके है। इंग्लिश स्टोरी और 1947 से कोऑर्डिनेट करते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग, और इसमें 5 आइज की अगर आप देखें 5 मुल्क की, फिर अगर 10 से 20 एजेंसियां, तो ये ऑलमोस्ट आप कह लें कोई आप कह लें कि 100 एजेंसियां पंजाब जो फीड करती हैं। तो ये आई थिंक उन्होंने जब पिकअप किया तो दे रियलाइज कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना इसको दे कैन यू नो पुट इट अंडर द कार्पेट, बिकॉज ये चीजें अभी पब्लिक में आ गई हैं, कोर्ट में चली गई हैं, और अगर खुरा निकलता है तो ये खुरा जाएगा दोवल की तरफ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, और दैट इज वेरी सीरियस। और हो सकता है पता चले कि मोदी साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर दी, डेथ स्क्वाड के ऑर्डर सुना है, ये मोदी साहब खुद देते। तो इस चीजों का आपने देखा होगा कि अंदर क्या हो रहा था मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, उसके बाद क्रिश्चियन के साथ मणिपुर में क्या हुआ,
ऑक्युपाइड कश्मीर और तो उनका इलाका नहीं है लेकिन ऑक्युपाइड है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी अगर आप देखें खालिस्तान तहरीक जैसे गुरबत्तन सिंह पन्नू है या नज्जर है या अवतार सिंह खंडा था यूके में, तो नाउ दे आर सेंडिंग पीपल टू किल देम थ्रू देयर एम्बेसीज। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अक़लीतों को बाहर भी थ्रेटन कर रहे हैं और वही दुतवा का एजेंडा है। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं तो बुरी समझता है 2/3 लेके ये विल बी एबल टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें तो वो नाटका बंद करेगा। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी सीरियस विद इन इंडिया एंड आउटसाइड। लेकिन विद इन इंडिया भी अभी प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो इनके अगेंस्ट अभी एक अलायंस बनी है महागठबंधन की और बाय जितनी भी फ्रिंज पे जो कॉर्नर है तीन इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट, 5 यानी अब दुनिया भी मोदी साहब को लगा हुआ खून बासानी देख रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। बहरहाल ये तो चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान इससे पहले भारत का वो ख़तरनाक और मकरू चेहरा दुनिया के सामने दिखा चुका है, चाहे कुलभूषण की शक्ल में हो या TTP की शक्ल में हो या अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सिस की शक्ल में हो। लेकिन अब जिनसे दुहाई करनी थी अब उनके ऊपर बनी है और ये बात मेरा नहीं ख्याल कि आलमी उफ़क़ पर इग्नोर की जा सकेगी। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।